हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर बहुलक, और बहुलक में हम लोगों ने वर्गीकरण को कंप्लीट कर दिया था लास्ट 3 लेक्चर्स में। आज हमारा नया जो टॉपिक होगा वो होगा रबर, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। रबर को आपकी बुक में 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है प्राकृतिक रबर और एक बांटा गया है कृत्रिम रबर में, ठीक है। तो बात करते हैं प्राकृतिक रबर की। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक बन जाता है प्राकृतिक रबर, ठीक है। तो अगर हम प्राकृतिक रबर की बात करें तो प्राकृतिक रबर सीधी सी बात है, हमको कहाँ से मिलता है? प्रकृति से प्राप्त होता है ना, पेड़ पौधे या जंतुओं से, इनमें से हमको ये प्राप्त होता है। पहली बात प्रकृति से प्राप्त होता है, ये बात हमने पढ़ ली थी, ठीक है। इन्हें हम लोग सामान्यतः क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ बहुलक भी कहते हैं। ये प्रत्यास्थ बहुलकों की श्रेणी में भी आता है, क्योंकि ये प्रत्यास्थ प्रकृति रखता है, मतलब इन्हें एक सीमा तक खींचा जा सकता है। अब चूंकि ये प्राकृतिक है, इसलिए ये किसी न किसी प्रकृति के किसी सोर्स से प्राप्त होगा, स्रोत से प्राप्त होगा। और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कुछ पौधों की, ठीक है। तो एक पेड़ या पौधा है जिसका नाम है हेविया ब्रासिलियंसिस। हेविया ब्रासिलियंसिस, ये जो पादप, ये पूरे पादप का नाम है। इससे और एक और दूसरा नाम है गट्टा परचा, ठीक है। ये भी एक पादप से प्राप्त होने वाले एक रबर का नाम है। ये कुछ पादपों के नाम हैं। इनमें क्या होता है कि इनसे गट्टा परचा और हेविया ब्रासिलियंसिस, ये 2 पादपों के नाम हैं। इनके पादपों के तने में एक वी आकार का कट लगाया जाता है, जिसमें से एक दूध के समान एक द्रव प्राप्त होता है, और उस द्रव को हम बोलते हैं लेटेक्स। एक चिपचिपा सा द्रव होता है, चिपचिपा सा एक द्रव होता है, और ये क्षीर के समान कह सकते हैं। क्षीर यानी दूध ही होता है, आपकी बुक में क्षीर लिखा हुआ होगा। तो क्षीर के समान या दूध के समान एक लिक्विड प्राप्त होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लेटेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसको प्राप्त करने की विधि, मतलब प्राकृतिक रबर कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसकी विधि की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम किसी पादप में कट लगाते हैं, तो जैसे ही ये कट लगाते हैं, आपके पास में क्या इकट्ठा हो जाता है? लेटेक्स इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। आपने लेटेक्स इकट्ठा कर लिया। लेटेक्स को क्या किया जाता है? जल से तनु किया जाता है, जल से तनुकरण किया जाता है। और तनुकरण इतना करते हैं कि रबर की मात्रा जो है, उस विलयन में रबर की मात्रा जो है वो लगभग 10 से 20% रह जाए। और उसके बाद में उसमें क्या मिलाया जाता है? उसमें मिलाया जाता है एसिटिक अम्ल। क्या मिला दिया जाता है? एसिटिक अम्ल मिला दिया जाता है। और जिससे क्या हो जाता है? रबर के जो कोलॉइडी कण होते हैं, रबर के कोलॉइडी कण जो होते हैं, वे स्कंदित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्कंदित हो जाते हैं। मतलब बड़े बड़े कण जो हैं वो छोटे छोटे कणों में बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, और इससे रबर का क्या हो जाता है? अवक्षेपण हो जाता है। रबर का अवक्षेपण हो जाता है। अब जो आपके पास रबर प्राप्त होता है, इसको छानकर पृथक कर लेते हैं, और छानकर पृथक करते हैं तो हमारे पास जो रबर प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं क्रैप रबर। क्या बोलते हैं उसको? क्रैप रबर कहा जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। अब ये जो हमें प्राप्त होता है रबर या क्रैप रबर, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है। तो इसका क्या कारण है? तो इसकी उपयोगिता अच्छी नहीं होने का क्या क्या कारण है? इस पे एक सवाल, छोटा सा कॉमन सवाल बन सकता है कि जो प्राकृतिक रबर होता है या क्रैप रबर जो होता है वो अधिक उपयोगी क्यों नहीं होता?
तो पहला कारण प्रत्यास्थता कम होती है। प्रत्यास्थता कम होने का मतलब हो गया कि इन्हें कोई बहुत ज़्यादा खींचा नहीं जा सकता, थोड़ा सा खींच दें और ये टूट जाते हैं, तो इनकी प्रत्यास्थता क्या होती है, कम होती है। ये उच्च ताप पर, मतलब अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो उच्च ताप पर नरम व निम्न ताप पर भंगुर हो जाते हैं। कम ताप पर तो क्या हो जाते हैं, भंगुर, और उच्च ताप पर क्या हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। आ रही बात समझ में। तीसरा, इनकी जो जल अवशोषण क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। उच्च जल अवशोषण क्षमता अर्थात ये नमी वाले भाग में काम में लिए नहीं जा सकते, इनकी जल अवशोषण क्षमता ज़्यादा होती है। चौथी बात, ये अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होता है। अध्रुवीय विलायक, तो जैसे देखो जल एक ध्रुवीय विलायक है और अध्रुवीय विलायक, तो इसका मतलब ये ध्रुवीय और अध्रुवीय सभी विलायकों में क्या होता है, घुलनशील। उदाहरण कोई पूछे तो ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, पेट्रोल वगैरह हो गया, इनमें क्या होते हैं, विलायकों में घुलनशील होते हैं, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। अघुलनशील हो तो ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन ये क्या हो जाते हैं, घुलनशील होते हैं। और पांचवी बात, ये ऑक्सीकारकों के प्रति, ऑक्सीकारकों के प्रति क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, क्रियाशील होते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि उनके प्रति प्रतिरोधी नहीं होते हैं, तो उसका मतलब ही क्या हो गया, क्रियाशील होते हैं। ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब क्योंकि ये काम में अच्छे नहीं आते हैं, अधिक उपयोगी नहीं है, तो इसीलिए इनमें क्या किया जाता है, थोड़ा सा सुधार किया जाता है। और इसी सुधार को हम क्या नाम दे देते हैं, रबर का वल्कनीकरण। क्या बोल देते हैं उसको, रबर का वल्कनीकरण। तो ये हम आगे आने वाले, अभी इसी में टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, वल्कनीकृत रबर वगैरह क्या होगा। अब हम बात करते हैं रबर की, क्योंकि रबर एक बहुलक है, तो रबर की एकलक इकाई, रबर की एकलक इकाई का नाम क्या है। तो ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा देना। इसकी एकलक इकाई का नाम है आइसोप्रीन। इसकी एकलक इकाई का क्या नाम है, आइसोप्रीन। ठीक है, आइसोप्रीन कॉमन नाम हो गया। अगर इसका कोई पूछे कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, इसी का आइसोप्रीन का ही आईयूपीएसी नाम क्या है, तो याद रखें 2-मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइइन, 1,3 ब्यूटाडाइइन। बुक में थोड़ा गलत दे रखा है, थोड़ा ध्यान रखना, 1, 3 और 6 भी लगा रखा है, उसको आपको सही कर देना है। ये 1,3 ब्यूटाडाइइन है। ठीक है, ये एक रेखीय बहुलक है। कैसा बहुलक है, रेखीय बहुलक है, शाखित बहुलक नहीं होता है प्राकृतिक रबर। ठीक है, बात करें अगर स्ट्रक्चर की, तो देखिए एकलक इकाई की बात करें तो एकलक इकाई कुछ ऐसे दिखाई देगी आपको। ये होती है एकलक इकाई। ठीक है, आइसोप्रीन बोलते हैं इसका नाम, आइसोप्रीन कहो चाहे 2-मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइइन कह दीजिए। ठीक है, अब इसमें होता है बहुलीकरण। ठीक है, यहाँ होगा बहुलीकरण, और बहुलीकरण से क्या होगा, तो देखो ये डबल बॉन्ड टूटेंगे, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इनके बीच में आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड, और आपके पास जो बहुलक प्राप्त होगा वो कुछ इस तरह का बहुलक प्राप्त हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा N। और इसी का देखो प्राकृतिक रबर का एक और नाम याद रखना है, वैसे बहुत कॉमन है, पॉली आइसोप्रीन। आ रही है बात समझ में। इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्राकृतिक रबर कह देते हैं। चलिए, आ रही है बात समझ में। तो अब
यहाँ पर एक बात और समझने की है, ये जो आपके पास प्राकृतिक रबर आया है ना, इसके पास डबल बॉन्ड है। तो जबकि हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, अगर आपको याद है, तो हमने जब हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर को पढ़ा था तो हमने वहाँ पे कहा था ज्यामितीय समावयवता जो होती है वो द्विबंधित यौगिकों में देखने को मिलती है। तो ज्यामितीय समावयवता ये भी दिखाते हैं कौन, आपकी आइसोप्रीन। और यहाँ दो तरह के समावयवी बनते हैं और आपने नाम भी पढ़ रखा है, एक होता है समपक्ष और एक होता है विपक्ष समावयवी। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिखूं, अगर C डबल बॉन्ड C और एक तरफ यहाँ पर है H और एक है CH2, तो अगर मैं CH2 को यहाँ लिखूं और H को यहाँ लिखूं और दूसरे वाले में वो ऊपर वाला जो CH2 है वो यहाँ आ जाए और CH3 अगर यहाँ आ जाए, ठीक है, और फिर मैं इसको ऐसे बंद कर दूं, चूँकि दोनों CH2 ग्रुप समान दिशा में है तो इसलिए ये किस प्रकार का हो गया, समपक्ष, ठीक है। और अगर हम दूसरी स्ट्रक्चर की बात करें तो दूसरी स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड C और किसी एक तरफ का CH2 नीचे चला जाए, तो इधर वाला तो मैंने सेम रखा, इस वाले को अगर मैं यहाँ लगा दूँ, ठीक है, ये लीजिए, तो एक बन गया विपक्ष। तो विपक्ष पॉलीआइसोप्रीन जो होता है, विपक्ष पॉलीआइसोप्रीन जो है, इसको तो बोलते हैं गट्टा पर्चा रबर। वास्तव में गट्टा पर्चा से इस प्रकार का रबर मिलता है, विपक्ष प्रकार का, और जो समपक्ष प्रकार का रबर है, समपक्ष पॉलीआइसोप्रीन है, ये हमको मिलता है हैविया ब्रासिलियंसिस से। तो ये हमारा एक प्राकृतिक रबर का उदाहरण हो जाता है, हालांकि ये भी हमारा प्राकृतिक रबर का ही उदाहरण है। अब हम बात करते हैं रबर का वल्कनीकरण। देखिए रबर में बहुत सारी जो है कमियां होती है और उन कमियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, रबर का वल्कनीकरण किया जाता है। सबसे पहले जो ये काम किया था वो कौन था, चार्ल्स गुडियर। चार्ल्स गुडियर ने ये सबसे पहले काम किया था। और क्या किया था उसने, आइसोप्रीन इकाइयाँ जो थी, आइसोप्रीन इकाइयों में सल्फर यानी गंधक की तिर्यक आबंधन करवा दिए थे, कि तिर्यक आबंधन करवाई, जिससे उस रबर के गुणों में क्या हो गया, गुणों में काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट आ गया। और उसके बाद में इसके अलावा एक और साइंटिस्ट थे आपके थॉमस हैनकॉक, ठीक है, इन्होंने भी रबर का वल्कनीकरण किया और उसका पेटेंट करवा दिया था। तो क्या होता है वल्कनीकरण में, जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा कि हमारे पास कोई ये इकाई है, तो अपन ने CH2 और अभी जो पीछे अपन ने देखा था, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो CH2C और CH3, ध्यान से देखना, यहाँ था डबल बॉन्ड और फिर यहाँ CH और यहाँ था CH2, कुछ इस तरह से देखा था। और मैं नीचे एक और बना लेता हूँ, ठीक इसी तरह से CH2 सिंगल बॉन्ड C और इधर मैं लिख देता हूँ CH3 डबल बॉन्ड CH CH2, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड मैं देखो हटा रहा हूँ और यहाँ रह गया एक सिंगल बॉन्ड। अब अगर ये डबल बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हुआ, ठीक इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हुआ और एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हुआ। और अब अगर हम इसमें सल्फर ऐड करवाते हैं तो आप सब जानते हो कि सल्फर ऑक्सीजन परिवार का समूह है और वो दो बंध बना सकता है, चाहे वो एक डबल बॉन्ड हो चाहे वो दो सिंगल बॉन्ड हो। तो जैसे ही सल्फर यहाँ आ जाता है तो सल्फर के खुद के पास अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं दो, और वो दोनों आपस में कुछ इस तरह से क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं।
और ऐसा करके उनके पास में एक नया अपने पास पॉलीआइसोप्रीन इकाई आ जाती है, जो अभी मैंने सामने बना ली है। ये जो इकाई है ये आपको जो दिखाती है ये क्या है, वल्कनीकृत रबर कहलाती है। क्या कहलाती है? वल्कनीकृत रबर। क्या समझे इसका मतलब कि जब पॉलीआइसोप्रीन इकाइयाँ एक दूसरे से सल्फर की क्रॉस आबंधन या तिर्यक आबंधन से जुड़ी होती है तो प्राप्त होने वाला रबर क्या कहलाता है? वल्कनीकृत रबर कहलाता है। और यह रबर जो प्राकृतिक रबर होता है उससे काफ़ी अच्छा गुण रखता है, कठोर होता है, ये अधिक प्रत्यास्थ होता है। ठीक है, ये सामान्य ताप पे गर्म, बहुत ज़्यादा नरम या फिर बहुत कम ताप पे भंगुर नहीं होता है, जल वगैरह का अवशोषण नहीं करता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने प्राकृतिक रबर और वल्कनीकृत रबर पढ़ा। अगले वीडियो में हम संश्लेषित रबर की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।